हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को मेरा एक बार फिर से हम आपके बीच में आए हैं एसी सर्किट से रिलेटेड कुछ वीडियोस लेकर, जिसमें आप अलग अलग टाइप्स के कॉम्बिनेशनल सर्किट्स रिलेटेड टू एसी आप सीख सकते हैं। उनके बारे में डेरिवेशन कैसे किया जाता है, क्या रिज़ल्ट मिलता है, क्या डेरिवेशन फॉर्मूले आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग टू कंपोनेंट्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स आर देयर। तो सबसे पहले दो टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सर्किट्स में, चाहे हम एसी सर्किट की बात करें चाहे हम डीसी सर्किट की बात करें। तो सबसे पहला होता है एक्टिव एलिमेंट और दूसरा होता है पैसिव एलिमेंट। ये दोनों एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सर्किट्स के लिए। यदि हम बात करें एक्टिव एलिमेंट्स की, तो एक्टिव एलिमेंट्स वे एलिमेंट होंगे जो किसी भी सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मतलब किसी भी सर्किट को एनर्जी देने का जो काम करते हैं वो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बैटरी, किसी भी सर्किट को चलाने के लिए बैटरी बहुत ही ज़रूरी होती है। दूसरे होते हैं पैसिव एलिमेंट्स, जिनके बिना भी सर्किट कंप्लीट नहीं होता, जिनमें होते हैं आर, एल और सी। आर का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, आर मतलब रेजिस्टेंस, हिंदी में इसको प्रतिरोध कहते हैं और ये इसका बेसिक सिंबल। दूसरा इंडक्टर या इसी को इंग्लिश में प्रेरण कुंडली भी कहते हैं। और तीसरा होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब संधारित्र, जिसका भी सिंबल यहाँ पर बना हुआ है। ये तीनों का बिहेवियर एसी सर्किट के लिए कैसा होता है, वोल्टेज और करंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उसके बारे में मैंने कंप्लीट पूरा जानकारी दे दी गई है। उसमें आप ये भी एक्सप्रेशन के थ्रू आप देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है या क्या बिहेवियर वो इंडिविजुअल सर्किट्स के लिए वो शो करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कॉम्बिनेशन कि हम अलग अलग सर्किट का कॉम्बिनेशन कैसे करें, कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन कैसे करें। तो सबसे पहले हम कंबाइन करते हैं रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर को। तो हम देखते हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टर, जिसको हम बेसिकली आरएल सर्किट भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आरएल सर्किट का सर्किट बना हुआ है। इसमें बेसिकली रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोनों को श्रेणी क्रम में हमने लगाया हुआ है। इन दोनों को एसी मतलब प्रत्यावर्ती स्रोत से हमने इनको जोड़ा, जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। जब हम किसी भी सर्किट में वोल्टेज देते हैं तो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके अक्रॉस भी वोल्टेज का ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज VR है और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL। आप ये एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, दिस इज़ द वोल्टेज रिलेशन फंक्शन फॉर एसी सर्किट, या इसी को हम कह सकते हैं तात्क्षणिक वोल्टेज या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो किसी भी एसी सर्किट में दिया जाता है। अच्छा, इसमें आप ये V0 देख रहे होंगे। V0 जो होता है वो अधिकतम मान होता है वोल्टेज का, ओमेगा जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। चलिए, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फॉर्मूला देखें तो होता है VR = IR और VL = IXL इंडक्टर के केस के लिए। XL क्या होता है? XL का मतलब होता है प्रतिघात या रिएक्टेंस, जो कि डिपेंड करता है सर्किट्स पे, या वो इंडक्टर सर्किट है या कैपेसिटर सर्किट है। एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। सबसे पहले हमें इसमें फेज़र डायग्राम या फेज़र आरेख जिसको हम कहते हैं वो ड्रॉ करना पड़ता है। फेज़र डायग्राम बेसिकली रिलेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है वोल्टेज का डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी फेज़र डायग्राम बनाना है तो हम केवल वोल्टेज को ही कंसीडर करेंगे किसी भी सर्किट के लिए, चाहे वो हम आरएल सर्किट करें, चाहे आरसी करें, चाहे वटेवर हम कोई सा भी सर्किट लें। यहाँ पे फेज़र डायग्राम बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट कनेक्टेड है। तो सर्किट में सबसे पहले आप देख रहे होंगे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस का रिलेशन आप सभी लोग जानते हो, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है वो दोनों समान कला में या दोनों सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर के केस में क्या होता है कि जो करंट होता है वो लैग करता है और वोल्टेज लीड करता है। इसी को हम कह सकते हैं करंट लैग बिहाइंड दी वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो आप देख रहे होंगे कि फेज़र डायग्राम बनाने के लिए केवल हमें क्या लेना है, वोल्टेज को ही लेना है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इट इज़ अ लाइन फॉर VR एंड दिस इज़ अ लाइन फॉर VL। हम यहाँ पे दोनों का हमको रिजल्टेंट चाहिए, इसी के दोनों के पॉइंट के बीच से हम एक लाइन निकालते हुए ये जो आप V देख रहे हैं, इट इज़ अ रिजल्टेंट वोल्टेज। इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है। यहाँ पे आप एक एंगल भी देख रहे होंगे जिसको हम फाई कह रहे हैं, दिस इज़ अ फेज़र एंगल। चलिए, अब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ हो गया।
इस राइट एंगल ट्राइंगल को वरदान है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम ही लगेगा। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस तीनों प्रेजेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोग जानते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जिसका अपन हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कर्ण मतलब हाइपोटेनियस यहाँ पे v है तो v का स्क्वायर, परपेंडिकुलर vl का स्क्वायर एंड बेस vr का स्क्वायर। vl का फॉर्मूला हम पहले ही देख लिए हैं, ir और vl का ixl होता है, हमने यहाँ पे पुट किया हुआ है। बेसिकली मैथमेटिकल अप्रोच लगा के आई स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। हम इस आई स्क्वायर को वी स्क्वायर के अपॉन में लेके आ जाते हैं, जिससे एक फॉर्मूला ड्रॉ होता है जिसे हम कहते हैं जेड। जेड इज़ अ इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब बाधा। तो जेड इक्वल टू वी अपॉन आई, तो वी स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर के प्लेस में हम क्या लग सकते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आप सभी को पता है स्क्वायर रिमूव करते तो स्क्वायर रूट लग जाता है। तो यहाँ पे z इक्वल टू आप देख रहे होंगे रूट ओवर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्चुअली ये रेजिस्टेंस है फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, ओम। चलिए इसी के साथ हमें एक चीज़ और निकालनी पड़ती है, एक चीज़ और फाइंड आउट करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं फेज़र एंगल या फेज़ एंगल। तो फेज़ एंगल हमेशा हम tan फाई से ही ड्रॉ करेंगे। तो फेज़ एंगल tan फाई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर VL एंड बेस VR। VL का फॉर्मूला IXL एंड VR का फॉर्मूला IR। I से I कैंसिल हो गया, tan फाई इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर। यहाँ से हम फाई के टर्म्स में निकाल लेंगे तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। यहाँ पे आपका ये मिल गया फेज़ एंगल। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका RL सर्किट। अभी हमने इसके पहले RL सर्किट के बारे में डिस्कस किया था, इसका फॉर्मूला फंक्शनिंग क्या होती है। अब हम RC सर्किट देखते हैं। RC सर्किट बनाना भी बहुत ही आसान है। इसमें हमें एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर दोनों को श्रेणी क्रम या सीरीज़ में कनेक्टेड करना है और इनके टर्मिनल्स पर AC सोर्स कनेक्टेड करना है। ये जैसे आप सिंबल देख रहे हैं, इट इज़ अ सोर्स ऑफ AC या इट इज़ अ सिंबल ऑफ AC। हम AC सोर्स लगाते हैं तो इस सर्किट में I मतलब करंट, कौन सी करंट, AC करंट फ्लो होने लगेगी। करंट इंस्टेंटेनियस करंट ही फ्लो होगी पूरे सर्किट में। हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात करते हैं, हमने कितना दिया तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे आप पहले से ही जानते हैं। जितनी भी एलिमेंट कनेक्टेड हैं जैसे R और C, इनके अक्रॉस वोल्टेज या वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा तो आप देख सकते हैं VR इक्वल टू IR एंड VC इक्वल टू IXC। यहाँ पे पैरामीटर ये चेंज हो गया। अभी इसके पहले हम इंडक्टर कनेक्टेड था तो ये XL था, अब यहाँ पे C कनेक्टेड है तो ये XC हो गया। चलिए इसके बाद हम फेज़र डायग्राम बनाएंगे। इसका भी फेज़र डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। हम फेज़र डायग्राम बनाने के लिए केवल वोल्टेज को ही कंसीडर करते हैं। तो जैसे आप सभी को पता है इन केस ऑफ रेजिस्टेंस तो वोल्टेज एंड करंट आर बोथ इन सेम फेज़। तो यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं इसमें VR एंड IR लिखा है, इसका मतलब दोनों सेम फेज़ में। दूसरा कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि करंट लीड करती है और वोल्टेज लैग करता है। तो जब वोल्टेज लैग करता है तो हमने पहले भी बताया कि फेज़र डायग्राम बनाना है तो केवल वोल्टेज को ही लेना है। तो यहाँ पे वोल्टेज लैग करेगा, ठीक है। इन दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, इन दोनों के मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि आप देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद डॉटेड लाइन से हमने इसको ड्रॉ कर दिया, कंप्लीट कर दिया सर्किट। यहाँ पे आप फाई देख रहे हैं, फाई मतलब फेज़ एंगल। यहाँ पे भी हमें सेम अप्रोच लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। यहाँ पे दो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ हो रहे हैं। हम कोई सा भी राइट एंगल ट्राइंगल लेके रिजल्टेंट वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। इसको और एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाना है। VC इक्वल टू होता है I स्क्वायर, मतलब भी आपने फॉर्मूला देखा था। तो मैथमेटिकल अप्रोच लगानी है हमें, I स्क्वायर XC स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर। दोनों जगह से I स्क्वायर कॉमन लेना है। इन ब्रैकेट हमारा बचेगा XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहाँ से I स्क्वायर को हम अपॉन में लेके आ जाएंगे, डिवाइड में लेके आ जाएंगे किससे, V स्क्वायर से, जो कि एक फार्मूला ड्रॉ होता है Z का। Z मतलब इम्पीडेंस। तो Z स्क्वायर इक्वल टू XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। स्क्वायर अलग करते हैं तो हम क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। और ये हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिल गया किस चीज़ का, RC सर्किट का इम्पीडेंस। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। यहाँ से फिर हमें क्या निकालना है, कालांतर या फेज़ एंगल जिसको हम कहते हैं। तो फेज़ एंगल tan फाई से हमें मिल जाएगा। tan फाई इक्वल टू आप सभी को पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो परपेंडिकुलर VC बेस VR।
वी सी अपॉन वी आर। वी सी का होता है आई एक्स सी एंड वी आर का आई आर। आई से आई रिमूव होता है या कैंसिल होता है तो बचेगा एक्स सी अपॉन आर। एक्स सी का फर्दर फार्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, जैसे एक्सएल का होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा होता है और एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। ये बहुत ही याद रखने वाली चीज़ है। इसी से डिसाइड होता है कि किसी भी बैटरी में करंट फ्लो होती है या नहीं होती, या किस टाइप की करंट फ्लो होना है, एसी सर्किट एसी करंट फ्लो होना है या डीसी। tan phi इक्वल टू आ गया यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा सी आर। इन टर्म्स ऑफ फाई हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आरसी सर्किट।